हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अपन ने कल पढ़ा था पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म के जो अलग अलग आगम वक्र है वो कैसे होते हैं। मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर दूं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार होता क्या है। ऐसा बाजार जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं और वो जो सारी फर्में हैं वो जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं वो समरूप का मतलब होता है पूर्ण स्थानापन्न, मतलब जिनमें वस्तुओं में कोई भी अंतर नहीं हो ऐसा उत्पादन करती हैं और समान कीमत पर बेचती हैं। ठीक है, कीमत है वो कोई पर्टिकुलर एक फर्म निर्धारित नहीं करती है, एक उत्पादक है वो कीमत को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। बाजार मांग और बाजार पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये अपने इसका एक टॉपिक चैप्टर है अपना बाजार संतुलन नाम से, जो कि आगे आने वाला है। और उसमें मैं आपको वैसे नॉर्मली बता दूं, जैसे किसी भी वस्तु, जैसे अपने यहाँ पर गेहूं की बात करते हैं। मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि जैसे गेहूं की कीमत है, तो अगर मैं गेहूं का उत्पादन करता हूं तो मैं गेहूं का उत्पादन करने वाली एक फर्म बोल सकते हो या एक उत्पादक बोल सकते हो, परंतु मैं गेहूं की कीमत तय नहीं करता हूं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ उसका समरूप उत्पादन करने वाले और भी बहुत सारे उत्पादक हैं। ध्यान रहे, लक्स बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक ही है, हालांकि साबुन बनाने वाली कंपनियाँ और भी हैं, परंतु लक्स बनाने वाली तो सिर्फ एक ही है। इसलिए लक्स की रेट वो तय कर सकती है, परंतु गेहूं का उत्पादन करने वाले जो उत्पादक हैं वो मैं एक अकेला नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, है कि नहीं। इसलिए गेहूं की जो कीमत तय होती है उस कीमत पर मेरे अकेले के होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अपने सर में कितने बाल हैं, एक बाल के होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जो इसका उल्टा जवाब देंगे, उल्टा समझेंगे। वो बोलेंगे कि सर अगर किसी के सर में 4 बाल ही हो तो, अगर 4 बाल हैं तो वहाँ पर इस कंडीशन में वो बाज़ार है ना, वो जो अभी मैं सर की बात कर रहा हूँ, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में क्या लिख रखा है? बहुत सी फर्में। क्या लिख रखा है? बहुत सी फर्में। अगर बाल 4 ही हैं तो वो सर नॉर्मल सर की कैटेगरी में नहीं आएगा। नॉर्मल सर तो वही होता है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं, और जिसमें 4 बाल हो उसको अपन गंजा बोलेंगे, है कि नहीं। तो जैसे एक बाल का कितना रोल होता है पूरे सर में, उतना ही एक फर्म का रोल होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में। इसलिए कीमत जो है वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से तय होती है। अब रही बात बाज़ार मांग और बाज़ार पूर्ति, क्या होती है? अपन सब मिलकर के जो मांग करते हैं गेहूं की वो तो बाज़ार मांग है, और सारे उत्पादक मिलकर के जो सप्लाई करते हैं वो क्या होती है? सप्लाई। अगर सप्लाई बाज़ार पूर्ति बढ़ती है या घटती है तो उसका कीमत पर असर पड़ेगा, परंतु मेरे अकेले गेहूं नहीं बोने से या ज़्यादा बोने से कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सोचो कि बाज़ार में गेहूं की 1 लाख बोरियां आती हैं। अब जहां 1 लाख बोरियां आती है वहां पर मेरी 5 या 10 बोरी अगर नहीं भी आई तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अथवा मैंने 10 की जगह पर 50 बोरियां मतलब सप्लाई कर दी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जहां लाखों का माल आता है वहां पर इतने से प्रोडक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चूँकि बाज़ार पूर्ति में मेरा हिस्सा कितना है? नगण्य है, न के बराबर है। इसलिए कीमत जो तय होती है वो बाज़ार मांग और बाज़ार पूर्ति से तय होती है। और बाज़ार पूर्ति, चूँकि मैं तो उत्पादक हूँ, कस्टमर मांग करते हैं, मैं हूँ उत्पादक, तो मैं उत्पादक होने के नाते मैं बाज़ार पूर्ति में प्रभाव डाल सकता हूँ। परंतु पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बहुत सारी फर्में होने की वजह से एक अकेली फर्म है उसका बाज़ार पूर्ति में हिस्सा न के बराबर होता है, इसलिए वो बाज़ार पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकती, और बाज़ार पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकती तो फिर वो कीमत में बदलाव नहीं कर सकती। जैसे
अगर मतलब यहाँ पर ये भी अपन बोल सकते हैं, जैसे ये मोबाइल सिम वाली कंपनियाँ हैं, तो ये तो बहुत सारे नहीं है, ये तो गिनती की है, 8-10 मैक्सिमम होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि एक अकेली कंपनी का बाज़ार के बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल है, मतलब नियंत्रण है कि नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा बाज़ार का है, वो उसके ग्राहक है, तो वो अपनी कीमतों पर का प्रभाव डाल सकती है। परंतु इस पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार में बहुत सी छोटी छोटी फर्में होती हैं, और इसलिए एक फर्म का जो हिस्सा है मार्केट में वो नगण्य होता है, और नगण्य होने की वजह से वो कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो फिर वो क्या करती है, वो बाज़ार में जो कीमत तय होती है, बाज़ार मांग और बाज़ार पूर्ति, उस तय कीमत पर जितना मर्जी है उतना माल बेच सकती है। आपने देखो, मांग को बिक्री भी बोलते हैं। कस्टमर की तरफ से मांग होती है और उत्पादक की तरफ से क्या होती है, बिक्री होती है। तो अपन ने मांग वाले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, और इम्पोर्टेंट भी है, कि एक निश्चित कीमत पर जब किसी वस्तु की मांग अनंत होती है, एक निश्चित कीमत पर जब किसी वस्तु की मांग अनंत होती है, मतलब जितनी चाहे उतनी मांग हो सकती है। अब यहाँ पर मांग बोल सकते हो या बिक्री बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में मांग की लोच कितनी होगी, अनंत लोचदार, जिसको अपन पूर्णतः लोचदार भी बोलते हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या होता है कि फर्म उत्पादक एक निश्चित कीमत पर चाहे जितना माल बेच सकता है, अर्थात एक निश्चित कीमत पर उसके उत्पादन की मांग क्या होती है, अनंत होती है। इस वजह से पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म का जो मांग वक्र है, मांग वक्र किसको बोलते हैं, AR वक्र को, वो होता है पूर्णतः लोचदार। और पूर्णतः लोचदार वक्र ऐसा बनता है जैसा आपने यहाँ पर ये अपने बनाया हुआ था, अक्ष के समांतर, ये इस टाइप से AR वक्र है, वो ही क्या होता है, फर्म का मांग वक्र भी होता है। इसको अपन बिक्री वक्र भी बोल सकते हैं या कीमत वक्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये टेबल बता रखी है आपको, क्वांटिटी दे रखी है, AR मतलब कीमत, और कीमत है वो तय होती है, नीचे देखो, बाजार मांग और बाजार पूर्ति के संतुलन से। यहाँ पर मैंने संख्या नहीं लिख रखी है, बल्कि OP का मतलब यहाँ पर ये देखो 10 रुपये, मान लो कि ये कीमत कितनी तय हुई, 10 रुपये। यहाँ पर लिख रखा है बाजार, यहाँ पर लिख रखा है फर्म। तो इस बाजार में जो कीमत निर्धारित हुई है, उस कीमत को फर्म है वो जो का तो स्वीकार कर लेती है। कितनी कीमत है, OP, मतलब OP कीमत पर। अब फर्म, ये नीचे है बिक्री मात्रा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, बिक्री मात्रा। तो इस निश्चित की OP कीमत पर फर्म चाहे जितना माल बेच सकती है। इसको अपने एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे कि माना कि गेहूं के भाव मार्केट में है 2000 रुपये क्विंटल के। अब 2000 रुपये क्विंटल के भाव पर मैं कितना गेहूं बेच सकता हूं, जितना मर्जी है उतना गेहूं बेच सकता हूं। मतलब निश्चित कीमत पर 2000 रुपये की कीमत पर मेरे जो गेहूं है उसकी मांग कितनी है, अनंत मांग है, जितना मर्जी है उतना गेहूं बेच सकता हूं मैं। इसलिए अच्छा, जो मेरा मांग वक्र है वो शतागम वक्र है, उस पर मांग की लोच कितनी होगी, अनंत लोचदार। और अनंत लोचदार क्यों होती है, क्योंकि इस बाज़ार में एक फर्म जो उत्पादन करती है उसके समरूप उत्पादन करने वाली और भी बहुत सारी फर्में होती हैं, ठीक है। तो कीमत ये तय होती है 10 रुपये, और चाहे फर्म कितना ही माल बेचेगी, क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ सेल्स, बिक्री मात्रा है, कितना ही माल बेचे कीमत है वो सेम रहती है। फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती है, निश्चित कीमत पर जितना माल है उतना बेच सकती है। और फर्म की जो टोटल रेवेन्यू, एक इकाई बेचती है तब 10 के भाव से 10, 2 बेचती है तब 10 के भाव से 20, 3 बेचने पर 30, 4 बेचने पर 40, 5 बेचने पर 50। मतलब फर्म की TR बढ़ती है लगातार, किस क्रम में, समान क्रम में, 10 10 10 10, हर जगह 10 10 बढ़ी। तो TR है वो समान क्रम से बढ़ती हुई होती है, और जो MR है वो TR में परिवर्तन को दर्शाता है। तो 0 से 10 10, 10 से 20 10, 20 से 30 10, 30 से 40 10, हर जगह कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 10 का। सो ये MR हो गई। तो आप देख रहे हो कि TR समान क्रम से बढ़ रही है, MR और AR क्या है, स्थिर हैं, समान हैं, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर ये जो AR और MR दोनों को अपने बराबर कर दिया, और ये वक्र बन गया AR और MR का। ये तो बात थी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की।
दूसरा बाजार है एकाधिकारी बाजार। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत सी फर्में होती हैं। कितनी फर्में? बहुत सी फर्में होती हैं। जबकि एकाधिकारी बाजार में एक अकेली फर्म होती है। एकाधिकारी बाजार में एक अकेली फर्म होती है। एकदम इसके अपोजिट है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार स्वर्ग है और एकाधिकारी बाजार क्या है? नरक है। समझ रहे हो? इस बात से आप ऐसे समझोगे, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार स्वर्ग के समान है और एकाधिकारी बाजार क्या है? नरक के समान है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की आदर्शतम अवस्था है और ये बाजार की निकृष्टतम अवस्था है एकाधिकारी बाजार, जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करने वाली एक अकेली फर्म है। और जब किसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करने वाली एक अकेली फर्म हो तो सारी मर्जी किसकी चलेगी? उस फर्म की चलेगी। और उस फर्म की मर्जी चलेगी तो आप ये सोचो कि एक फर्म का मकसद क्या होता है? उत्पादन करके बेचना। उत्पादन करके क्यों बेचती है? लाभ कमाने के लिए। अधिक से अधिक लाभ कमाना ही एक फर्म का उद्देश्य होता है। और चाहे कोई सा बाजार हो, इस बाजार में एक अकेली फर्म होती है और सारी मर्जी उसकी चलेगी, तो वो क्या करेगी? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक शोषण करेगी। इसलिए इसको बाजार को एकदम निकृष्टतम अवस्था कहते हैं, घटिया अवस्था। और चूँकि गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का मकसद होता है जन कल्याण, इसलिए सरकार कभी भी इस बाजार अवस्था को स्थापित नहीं होने देती है और इसके लिए सरकार ने नियम कायदे बना रखे हैं। तो इस बाजार अवस्था में किसी विशिष्ट वस्तु, अब यहाँ पर विशिष्ट वस्तु क्यों बोला? क्योंकि जो वस्तु बनती है उसके प्रतिस्पर्धी कोई वस्तु होती नहीं है, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध होती नहीं है। इस बात को आप यूँ समझो, माना कि साबुन बनाने वाली, अभी तो आप नोटिस कर रहे हो कि बहुत सारी कंपनियां, जैसे लक्स साबुन है, तो लक्स के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इसलिए अपने बोल सकते हैं कि लक्स की प्रतिस्पर्धी या स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए लक्स की मनमानी नहीं चलेगी। परंतु अगर साबुन बनाने वाली एक ही कंपनी होती, सिर्फ लक्स ही होती, फिर वो ना कोई शैम्पू ना कोई साबुन होता, बताओ अब मर्जी किसकी चलेगी? साबुन कितने रुपए में बिकेगी? ये सिर्फ लक्स की चलेगी। ठीक है। आप और अपन को अगर साबुन का यूज करना है तो लक्स से खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। माना कि एक गांव है जिसके आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा गांव नहीं है। उस गांव में एक कुआं है और वो कुआं मेरा है। सिर्फ एक कुआं है पानी निकालने के लिए और वो कुआं मेरा है। मैं लोगों को पानी सप्लाई करता हूँ। बताओ पानी पर, यहाँ पानी की जो रेट है उस पर किसकी चलेगी? अगर कोई सरकार वरकार कंट्रोल नहीं करने वाली है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? क्योंकि मेरा तो बिज़नेस कुएं से पानी बेचना है, इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? मैं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए लोगों की जो मजबूरी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा और मैं ऊंची से ऊंची कीमत वसूल करूँगा। तो यहाँ पर शोषण हुआ कि नहीं हुआ? ये है एकाधिकारी बाजार। और लोगों को खरीदना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरी स्थानापन्न वस्तु नहीं है, इसलिए लोगों को खरीदना भी पड़ेगा। तो बताओ, जब कीमत से मैं ज़्यादा लूँ चाहे कम लूँ, मैं जो उत्पादन बेच रहा हूँ उसकी मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन में मेरे उत्पादन की मांग की लोच कैसी हुई? कम लोचदार। कैसी होगी? कम लोचदार। ईडी या ईपी लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। मांग की लोच वाला चैप्टर याद रखना पड़ेगा इसके लिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपकी ये। तो जिस आप में ये पढ़ा था मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों में कि जिस वस्तु के स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं उस वस्तु की मांग होती है कम लोचदार। और एकाधिकारी बाजार ऐसा बाजार है जिसमें ये जो वस्तु बनाता है इसकी स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं और जिस वजह से इसके उत्पादन की मांग कैसी होती है? कम लोचदार। इस बाजार अवस्था में किसी विशिष्ट वस्तु को बनाने वाली एक अकेली फर्म होती है जिसकी दूसरी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है बाजार में। अतः एकाधिकारी वस्तु की मांग कैसी होती है? कम लोचदार, जिसको अपने ईपी या ईडी लेस देन 1 बोलते हैं, मतलब एक से कम को कम लोचदार बोलते हैं। अब हालांकि फर्म अकेली है
मांग कम लोचदार है, स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। इसको वापस ऐसे समझिए कि गांव में कुआं मेरे अकेले के पास है, ठीक है, और दूसरा कोई ऑप्शन लोगों के पास है नहीं है। परंतु यदि मैं चाहूँ कि लोग पानी ज़्यादा यूज करें तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पानी को सस्ता करना पड़ेगा, पानी की कीमत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। लक्स कंपनी अकेली हो और साबुन की कोई कंपनी नहीं हो, तो लक्स वाली कंपनी अगर चाहे कि लोग साबुन ज़्यादा यूज करें, ज़्यादा खरीदें, तो इसके लिए लक्स जो कंपनी है उसको साबुन की रेट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। आपने कभी किसी किसान को देखा है अपने प्रोडक्शन की कीमत कम करते हुए? कभी नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? ऐसा देखा है कि भाई जैसे सपोज कीजिए सबके 5-5 क्विंटल गेहूँ हुआ है और मेरे हुआ 100 क्विंटल गेहूँ, तो क्या सब 2-2 हज़ार में बेच रहे हैं तो भाई मेरा ज़्यादा तो मैं रेट कम करूँगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भी सेम रेट पर बेचूँगा। परंतु ये जो और बाज़ार है जैसे लक्स वाला बताया मैंने, तो इसमें आप देखो कि लक्स कंपनी यदि ज़्यादा माल बेचना चाहती है तो उसे रेट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा बाकी बाज़ार हैं उनमें एक फर्म को कीमत कम कर अधिक माल बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ेगी। तो कीमत कम होने पर ही बिक्री बढ़ेगी। तो बिक्री बढ़ेगी तभी बढ़ेगी जब कीमतें कम होगी। अधिक मात्रा बेचने के लिए एकाधिकारी फर्म को कीमत में कमी करनी होती है और इसलिए कीमत वाला वक्र कौन सा होता है, AR वक्र। AR वक्र और MR वक्र दोनों लगातार घटते हुए होते हैं। कीमत गिरानी पड़ेगी, बिक्री तभी बढ़ेगी जब कीमत गिरेगी। तो AR वक्र कैसा होता है, गिरता हुआ। जैसे ये बिक्री है तो एक के लिए 10 रुपये और 2 बेचने के लिए 9 रुपये, 3 बेचने के लिए 8 रुपये, 4 बेचने के लिए 7 रुपये, 5 बेचने के लिए 6 रुपये। आप देख रहे हो ये 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है। इस प्रकार से कीमत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी और कीमत कम करेगी तो बिक्री बढ़ेगी। तो एक बेचने पर 10 रुपये कीमत है। कुल आय देखो, टोटल रेवेन्यू TR देखो, 2 बेचने पर 9 दूनी 18, 3 बेचने पर 8 3 24, 4 बेचने पर 7 चौक 28, 5 बेचने पर 6 5 30। TR बढ़ रही है, बट किस क्रम में बढ़ रही है, 0 से 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। किस क्रम में बढ़ रही है, घटते क्रम से। और जो घटते क्रम से TR बढ़ती है तो TR वक्र क्या करती है, देखो ये हो गई इस टाइप से। अगर ये हो इस टाइप से तो वो बढ़ते क्रम से है। यहाँ पर TR में वृद्धि किस क्रम से हो रही है, घटते क्रम से, तो ये गोलाई लग गई, ये TR घटते क्रम से है, ठीक है। अब बात करते हैं MR की। MR क्या होती है, TR में होने वाला परिवर्तन। 0 से 10 तो पहले 10, एक एक्स्ट्रा इकाई बेची तो 10 से 18 8 का, 18 से 24 6 का, 24 से 28 4 का, 28 से 30 2 का। तो TR में होने वाला परिवर्तन MR को प्रेजेंट करता है। तो MR भी क्या कर रही है, 10 8 6 4 2 क्या कर रही है, घट रही है, ठीक है। अब घट तो रही है परंतु देखो MR है वो AR से कम होगी। 10 से स्टार्ट हो रही है, फिर ये 9 है तब ये 8 है, ये 7 है तब ये 4 है, ये 6 है तब ये 2 है। मतलब MR AR से क्या होगी, नीचे होगी। सो नीचे तो यहाँ पर ये तो बिक्री मात्रा हो गई और इधर क्या हो गई, रेवेन्यू आगम। AR और MR है वो ले लेंगे, तो AR है वो भी घट रही है, जो बिक्री बढ़ेगी, और MR भी घट रही है। MR वक्र AR वक्र से नीचे होगा, MR वक्र AR वक्र से नीचे होगा। और AR वक्र को क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है मांग वक्र। तो AR वक्र को क्या बोलते हैं, मांग वक्र भी बोलते हैं। और इस पर मांग की लोच होती है EP <1, मतलब इसको अपन बोलते हैं कम लोचदार। क्या बोलेंगे, कम लोचदार। ये कंडीशन होती है एकाधिकारी बाजार में फर्म के जो AR और MR वक्रों की। अब एक चीज़ और देखनी है, ये जो पूर्ण एकाधिकार, अगर किसी वस्तु का बाजार पूर्ण एकाधिकार हो तो उस कंडीशन में AR और MR वगैरह इनमें संबंध क्या होता है कि जिस गति से AR गिरती है उसकी दुगुनी गति से MR गिरती है। अब गति का मतलब क्या हुआ कि 60 की स्पीड में AR गिरती है तो 120 की स्पीड में MR गिरती है। मतलब MR वक्र है वो AR वक्र की तुलना में अधिक तेज़ी से, डबल गति से गिरता है। और MR वक्र है
वो वाई अक्ष ये खड़ी रेखा और ए आर वक्र ये ए आर वक्र, इन दोनों के बीच में जो कुल दूरी है उसके एकदम बीचों बीच स्थित होता है कौन सा वक्र? एम आर वक्र। ठीक है, तो आगे क्या लिखा? पूर्ण एकाधिकारी बाजार में ए आर, एम आर और मांग की लोच, ईपी का मतलब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इनमें संबंध क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताई कि एक पूर्ण एकाधिकारी फर्म का जो एम आर वक्र है वो वाई अक्ष तथा ए आर वक्र के मध्य, वाई अक्ष ये रहा और ए आर वक्र ये रहा, इनके बीच में आधी दूरी का मतलब क्या? दोनों तरफ आधी आधी रहेगी, तो आधी दूरी पर क्या रहता है? स्थित होता है। अलग से डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर आपको बताया था ए आर होता है मांग वक्र और एम आर ये वक्र दे रखा है। तो ये जो एम आर गिरते गिरते जहाँ अक्ष को टच करेगी वहाँ पर एम आर क्या होगी? शून्य। उससे पहले एम आर प्लस में है और नीचे एम आर क्या होती है? माइनस में होती है। अब यहाँ इस डायग्राम में रेवेन्यू को अपन माप रहे वाई अक्ष पर और नीचे माप रहे क्वांटिटी मतलब वस्तु की मात्रा। ए आर वक्र मांग वक्र भी होता है। तो जहाँ ये एम आर शून्य होती है उस पर यदि ए आर वक्र पर जाएँ तो ए आर वक्र का बीच वाला पॉइंट होता है एकदम मध्य का बिंदु, एकदम मध्य का बिंदु। अगर आपको मांग की लोच को मापने की बिंदु रीति याद हो तो जहाँ पर मध्य बिंदु हो वहाँ पर मांग की लोच होती है इकाई लोचदार। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब एकाधिकारी बाजार में फर्म की एम आर है वो 0 होती है तब उसके उत्पादन की मांग होती है इकाई लोचदार, और 0 से पहले एम आर धनात्मक है तब अधिक लोचदार, और 0 से नीचे एम आर ऋणात्मक है तब होती है कम लोचदार। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं अपने को, है ना। इस मैटर को मत ध्यान दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस ये चीज़ है ना कि जब एम आर 0 तब इकाई लोचदार, एम आर धनात्मक तब अधिक लोचदार और एम आर ऋणात्मक तब कम लोचदार। ये ए आर है मांग वक्र। ठीक है, आज अपन इतना करते हैं, बाकी कल करते हैं।